हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस बुक से पार्ट 7। पार्ट का नाम है हम लोग का दहन और ज्वाला। इंग्लिश में इसी चैप्टर को हम लोग कंबसन एंड फ्लैम बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो हम बनाए जिसमें थोड़ा सा पढ़ाए हैं। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे वहाँ से। तो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो स्वयं बिना किसी ताप के मतलब कमरे के ताप पर तेजी से जलने लगते हैं, स्वतः खुद ही। इस प्रकार के जो दहन है उसको हम लोग बोलते थे स्वतः दहन कहते थे। और जैसे कि फास्फोरस एक उदाहरण था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? आपने कभी कहीं आग लगते हुए देखा है? आग को किस प्रकार बुझाया जाता है? ठीक है, अपने क्षेत्र में लगी आग की कोई घटना पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आग अगर कहीं लग जाए तो हम लोग कैसे बुझाते हैं? मान के जंगल में आग लग जाए तो कैसे बुझाते हैं हम लोग? घर में आग लग जाए तो कैसे बुझाएंगे? क्या आपने कभी आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेड देखा है? आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेड होता है, ठीक है, जो कि एक आग बुझाने का ही काम करता है। वह किस प्रकार आग बुझाती है? आमतौर पर आग बुझाने के लिए आग पर पानी डालते हैं। पानी डालकर उस पदार्थ को ठंडा करते हैं जिससे उसका तापमान ज्वलन ताप से कम हो जाता है और आग बुझ जाता है। बहुत आसान चीज़ है, मतलब बहुत अच्छा चीज़ है ये। समझिए इसको बढ़िया से कि अगर मान के चलते हैं कहीं पर आग लग गया है, तो आग लग गया है तो उसमें हम लोग अगर पानी डाल देते हैं आमतौर पे, तो क्या होता है? वो आग बुझ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम लोग पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद क्या होता है, वो वस्तु है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से क्या होगा, उसका जो ताप ज्वलन ताप है, ठीक है, उससे कम हो जाता है और आग लगना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यही कारण है कि कहीं आग लगता है तो हम लोग ज़्यादातर तुरंत से पानी डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आएगा। पता कीजिए फूकने पर आग क्यों बुझ जाता है? अगर हम लोग फूकते हैं तो आग बुझ जाता है, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो उसे कंबल से लपेटकर आग बुझाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर आग लग जाए तो क्या करें? कंबल से लपेट देते हैं, ठीक है, उसको, और उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, उसको लेटा के कंबल में लपेट देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग। यदि बिजली का आग हो तो उस पर क्या पानी बुझा सकती है? अगर मान के चले बिजली से आग लग गई हो तो क्या वहाँ पानी डालेंगे? अगर पानी डाल देंगे तो पानी में क्या हो जाएगा, बिजली दौड़ने लगेगा, तो जो करंट है, शॉक का एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पानी उसमें हम लोग नहीं डालते हैं। ठीक है, ये चित्र में दिखाया गया कंबल से लिपटा हुआ व्यक्ति जिससे वस्त्र में आग लग गई थी, है ना, जैसे कपड़े में आग लग गई थी तो हम लोग कंबल लेके क्या किए, अच्छे तरीके से लपेट दिए ताकि बुझ गया। ठीक है, आग पर नियंत्रण पाने के लिए 3 उपाय कर सकते हैं। क्या क्या उपाय जो हम लोग कर सकते हैं? ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि केरोसिन, स्प्रिट इत्यादि को हटा देंगे। अगर कहीं पर ऐसा जगह है जहाँ पर ये सारा चीज़ लगा हुआ है जो कि ज्वलनशील पदार्थ है, उसको तुरंत का तुरंत उसको खाली करके हटा देंगे। उसके बाद दूसरा काम, ज्वलन ताप को कम करना होगा। तो जहाँ पर आग लगा हुआ है तो उस ताप को कैसे कम किया जाएगा ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, और वायु से संपर्क तोड़ना पड़ेगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ हवा का सप्लाई को थोड़ा कम कर दिया जाए। ठीक है, हवा अगर नहीं मिलेगा उसको, हवा में ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो आग लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आग वहीं पकड़ता है जहाँ ऑक्सीजन होता है। जल सबसे अच्छा आग बुझाने वाला पदार्थ है क्योंकि जलती हुई वस्तु पर अगर जल डालने पर वह वाष्पित हो जाता है और जल उष्मा जल जो है उस जल उष्मा को शोषित कर जलती हुई वस्तु का ताप का ज्वलन ताप कम कर देता है। ठीक है, किसी वस्तु को जलने के लिए जो तापमान चाहिए वो तापमान को कम कर देता है, इसलिए यह पदार्थ को ठंडा कर आग को बुझा देता है। ठीक है, परंतु तेल या बिजली से लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। ठीक है, और क्यों नहीं बुझाया जा सकता है इसको हम समझा रहे हैं अभी। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर तेल या बिजली से आग लगी है ना तो उसको हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते हैं ना, उसके लिए हमको दूसरा उपाय करना होगा। क्योंकि तेल अधिक ज्वलनशील है, ठीक है, ज्वलनशील है और साथ में तेल पानी से हल्की होती है, इसलिए पानी तेल के ऊपर चली जाती है और तेल ऊपर जलता रहता है। ठीक है, अगर हम लोग पानी डाल देंगे ऐसी जगह जहाँ पर तेल वगैरह है और वहाँ पर आग लगा हुआ है तो क्या है कि पानी जो तेल होता है ना, पानी के ऊपर में तैरने लगता है। तो यानी कि ऊपर में तैरेगा तो ऊपर उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा और उसमें आग लगता रहेगा। और इसके साथ एक और चीज़ होगा कि जब हम लोग पानी डालेंगे तो पानी के साथ साथ वो तेल भी बह के चारों ओर फैल जाएगा और आग का जो एरिया है और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा काम कर देगा, बुझाने की जगह और क्या करेगा, आग को और ये बढ़ा देगा। इसलिए हम लोग पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं ऐसे पदार्थों में। ठीक है, अगर बिजली है तो उसमें भी शॉक लगने का डर रहेगा। ठीक है, शॉक एरिया बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग वहाँ भी पानी से नहीं बुझाएंगे। फिर आखिर आग बुझाएंगे कैसे?
बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक ना अच्छा अग्निनाशक माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है। भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह आग को लपेट लेता है और ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है और आग को बुझा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील पदार्थ नहीं है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अग्निनाशक में क्या हम लोग यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिलेंडर यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं ना। क्या आपने पेट्रोल पंप या अन्य जगहों पर लाल रंग का सिलेंडर देखा है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक दाब पर भरी होती है। जब सिलेंडर से जैसे ही गैस छोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडा हो जाती है और यह ईंधन के ताप को भी क्या कम कर देती है। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका है कि खाने वाला सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा कर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक विधि दिया हुआ है कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसे सोडा अम्लीय अग्निशामक भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये आप देखिए पिक्चर में हम इसी डब्बे के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा पेट्रोल पंप अपने स्कूल में भी आप लोगों को देखा होंगे। ठीक है, अब स्कूल में अगर देखिएगा, बड़ा स्कूल है तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ईंधन वायु में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है क्या कहलाता है? लकड़ी, पेपर, किरोसिन तेल एवं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी किस प्रकार का पदार्थ है? ठीक है, ये बताना ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो ये सब बताना है आपको, क्या कहलाता है, कौन बता सकते हैं? आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चनों का आंसर। लकड़ी जलना किस प्रकार का दहन का उदाहरण है? सारा क्वेश्चन आंसर आपको खुद ही करना है। सोडा अग्निशामक में निकला हुआ कौन सा गैस आग को बुझाना का कार्य करता है? ठीक है, जो अग्निशामक होता है ना, इसमें कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, ये सब अभी पढ़ा है तो सब अपने से करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वाला क्या होता है। आपने कागज, कोयला, मोमबत्ती को जलाया होगा। अब आप बताइए कि कागज और कोयले के जलने में क्या अंतर होता है? कागज होता है आग की लपटों के साथ जलता है, परंतु कोयला बिना लपट के जलता है। इसी आग की लपटों को ज्वाला कहा जाता है। जो लपटें उठते हैं ऊपर में, जो आपको फ्लेम दिखता है, उसी को हम लोग ज्वाला कहते हैं। ठीक है, यहाँ कैंडल में देखिए ये क्या है, ज्वाला है। कुछ ज्वलनशील पदार्थ को जलाकर उसे देखिए और निम्न सारणी को पूरा करना है। मोमबत्ती जलाएंगे तो उसको ज्वाला मिलेगा, कपूर जलाने पे ज्वाला मिलेगा, मिट्टी का तेल जलाएंगे तो ज्वाला मिलेगा, और भी कोई तेल जला लेंगे तो क्या होगा, ज्वाला मिलेगा। ठीक है, ज्वाला उत्पन्न करने के आधार पर पदार्थ की पहचान कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दहन के समय जो पदार्थ वाष्प में बदलते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो ज्वाला का निर्माण कैसे होता है? तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्प में बदलता हो, है ना, वो ज्वाला का निर्माण करता है। मोमबत्ती वाष्पित होकर ज्वाला बनाती है, परंतु लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है क्योंकि वो सूखा हुआ रहता है। लकड़ी का कोयला इसलिए ज्वाला का निर्माण नहीं करता है। तो बोला कि वो क्या है कि लकड़ी का कोयला जो है ना वाष्पित नहीं होता, इसीलिए वो क्या करता है कि ज्वाला का निर्माण नहीं करता। आपने अपने घर में माँ को काजल बनाते देखा होगा। काजल बनाते समय ज्वाला का ऊपर थाली रखते हैं, उस पर कार्बन की परत जम जाती है और इसी कार्बन की परत को काजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जनरल शादी भी हम आप देखिएगा तो काजल बनाया जाता है घर में, ये परंपरा है। ठीक है, इसी कार्बन के परत को काजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। यह कार्बन ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के कण होते हैं। तो ये काला काला जो होता है तो वो कार्बन होता है जो कि जल नहीं पाता है। ठीक है, वही धुएं के रूप में, काला धुआं के रूप में जम जाता है। एक क्रियाकलाप 5 करेंगे कि तांबा के पतला तार को 30 सेकेंड तक मोमबत्ती की ज्वाला में पकड़कर रखिए। अब तार को देखिए, तो तार को देखेंगे तो क्या होगा, अगर आप देखते हैं कि तार का वह भाग जो ज्वाला के कुछ बाहर लाल तप्त हो गया है, परंतु अंदर वाला जो भाग होगा अभी भी क्या होगा, काला ही रह जाता है।
इससे यह पता चलता है कि ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग वह भाग है जो कि क्या हो, दीप्त है, अंदर में अदीप्त क्षेत्र है जिसमें बिना जला हुआ कार्बन रहता है। ठीक है, हम समझाते हैं आपको। आपको ये जो तार दिख रहा है इसको गर्म करना है। ठीक है, इसको गर्म करेंगे ना तो यहाँ पर हम लोग के पास में ज्वाला है, ऐसे डाल देंगे। ठीक है, तार को इस तरह से हम लोग पकड़ के डाल दिए। अब हम लोग देखेंगे ना ये इस वाला पार्ट पे, ठीक है, हम बता रहे हैं कि अंदर वाला पार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना लाल नहीं होगा, लेकिन ये बाहर वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इधर इधर रेड हो जाएगा ना, जल पूरा तब के क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंदर में इसमें ये नहीं होता है। ठीक है, और अंदर में होता है बिना जला हुआ कार्बन, इससे गर्म नहीं होता है, बाहर में होता है उसका ज्वाला, तो उससे गर्म होता है। तार सोने और चांदी को पिघालने के लिए धातु को फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं। ठीक है, और वे ज्वाला के ऊपरी भाग का ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो अभी पढ़े थे ना कि ऊपरी भाग में क्या होता है, ज्वाला होता है, बाकी में तो बिना जला हुआ कार्बन होता है। ठीक है, धातु की फूकनी से फूकता सुनार ऐसे काम करते हैं। ईंधन क्या है, अब हम समझे ईंधन क्या है, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक से। ठीक है, ईंधन क्या है इसको समझ लेंगे हम लोग। आपने देखा है कि घर या किसी उद्योग धंधे में उष्मा ऊर्जा के स्रोतों के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर का गोईठा, मिट्टी का तेल, एलपीजी इत्यादि का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, गैस आदि का प्रयोग किया जाता है, और ये पदार्थ ईंधन कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध और ये सस्ता होते हैं। ठीक है, और वायु के सुगमता पूर्वक जलते हैं और अधिक मात्रा में ऊष्मा देकर कोई ज़्यादा वांछित पदार्थ नहीं छोड़ते हैं। क्या ईंधन का आदर्श होना चाहिए, ईंधन आदर्श होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे ईंधन के आदर्श होने की क्या शर्तें हैं। एक आदर्श ईंधन होने का ये शर्त है, निम्नलिखित यहाँ दिया हुआ है, 3 4 5 6 शर्त दिया है। 6 शर्त को हम लोग क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग आराम से अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहला शर्त क्या है कि एक आदर्श ईंधन का क्या शर्त होना चाहिए, तो जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, जिसका ज्वलन ताप ना तो अधिक होता है और ना ही कम होना चाहिए। ठीक है, जो सस्ता और सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो, जो अधिक अपविष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता हो, जिसका परिवहन करना आसान हो और जिसका संग्रह करना आसान हो। ठीक है, आप जिन ईंधनों को जानते हैं उनकी सूची बनाइए और उनके भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस या द्रव या गैस में वर्गीकृत करना है। ठीक है, कि कौन सा ठोस है, कौन सा गैस है, कौन सा द्रव्य है। कोयला ठोस हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग ले लेंगे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब द्रव हो जाएगा। और हम लोग ले लेंगे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ठीक है, मीथेन गैस, ये सब क्या हो जाएगा, हम लोग का गैस वाला ईंधन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस सारणी को भर सकते हैं। ईंधनों के प्रकार, अब ईंधन के प्रकार हम लोग देखेंगे। ईंधन दक्षता क्या होता है। आप घर पर समान मात्रा का पानी लेकर गैस पर, लकड़ी पर तथा कोयले पर गर्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कि ईंधन का दक्षता क्या होता है वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पानी क्या करेंगे, समान मात्रा में पानी ले लेंगे, एक बार गर्म करेंगे लकड़ी पर, एक बार गैस पर, एक बार क्या करेंगे कोयले पर, और देखेंगे कौन जल्दी गर्म कर देता है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें जल्दी पानी गर्म होता है तथा कौन सा ईंधन सबसे अच्छा है। निर्देश है कि यह क्रियाकलाप अपने माता पिता के सहयोग से घर में कीजिए। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न कर पाती है, तो जाहिर सी बात है अलग तरह का ईंधन है तो अलग अलग मात्रा में ये क्या करती होगी, ये उत्पन्न करती होगी। ठीक है, ऊर्जा। एलपीजी पर गर्म होता हुआ पानी इस तरीके से गर्म करना है। आपने देखा होगा कि एलपीजी गैस में पानी सबसे जल्दी गर्म होता है। ठीक है, किसी ईंधन में 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे ईंधन की उष्मीय मान कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा। तो उष्मीय मान से क्या समझते हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। ईंधन को उष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम माना गया। ठीक है, तो इसका अगर ईंधन का उष्मीय मान का मात्रक अगर देखा जाए तो क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है कि अगर गोबर के उपला जलाएंगे तो कितना हम लोग का किलो जूल पर केजी के हिसाब से उष्मा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ दिया है 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी। 1 केजी जलाएंगे तो 6000 से 8000 किलो जूल मिलेगा। ठीक है,
लकड़ी में 17 से 22 हज़ार, कोयला में 25 से 33 हज़ार, और पेट्रोल में 45 हज़ार, मिट्टी के तेल में 45 हज़ार, डीजल में 45 हज़ार, सीएनजी में 50 हज़ार, एलपीजी में सबसे ज़्यादा 55 हज़ार। जैव गैस का उपयोग करेंगे 35 से 40 हज़ार, और हाइड्रोजन गैस में 1,50,000। खतरनाक तरीके से इसमें हाइड्रोजन में मिलता है, ठीक है, ऊर्जा मिलता है हाइड्रोजन गैस चलाने पे। ऊपर दिए गए ईंधन के उष्मीय मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन हम लोग हाइड्रोजन को बोल सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम हाइड्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह आवाज़ के साथ में एकाक पूरा जल जाता है ना, यानी कि बारी बारी से नहीं जले, एक ही बार जल जाएगा, आवाज़ करेगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एलपीजी का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो। समझ में आता है तो लाइक करेंगे, साथ में कमेंट करेंगे कि किस तरह का आपको वीडियो चाहिए। साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।